उद्धव ठाकरे का सारा सिराज बिखर गया, एमवीए तहस नहस हो गई। लेकिन उद्धव ठाकरे हैं जिनके मन में सीएम कैंडिडेट नहीं बन पाने का दर्द अब तक है, जो वक्त वक्त पर उभरता रहता है। एक तरफ शिवसेना विधायकों ने उन्हें एमवीए से अलग होने का अल्टीमेटम दे दिया, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सीएम फेस घोषित नहीं किए जाने के गम में डूबे हैं और संजय राउत गांधी परिवार का गुणगान करने में लगे हैं। मतलब कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत अतीत में ही जी रहे हैं। यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर अति आत्मविश्वास और सीट बंटवारे के दौरान घमंडपूर्ण रवैया और एमवीए गठबंधन की हार का मुख्य कारण बताया। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 288 में से 230 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर, जबकि कांग्रेस शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना वाले एमवीए गठबंधन ने केवल 46 सीटें जीती। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि वे रिजल्ट आने से पहले ही सूट और टाई पहनने की तैयारी में थे। दानवे ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में अति आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जैसा कि हरियाणा जम्मू कश्मीर में भी देखा गया था। सीट बंटवारे के दौरान उनका रवैया हमें नुकसान पहुंचा गया। अगर उद्धव जी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया होता तो परिणाम अलग होते। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने एमवीए सहयोगियों के बीच सबसे अधिक 13 सीटें जीती थी, जिसके कारण उसने विधानसभा चुनाव में सीटें अधिक मांगने का उस पर दबाव बनाया और इस दौरान गठबंधन के भीतर मतभेद की खबरें भी सामने आई थीं। कांग्रेस ने 103 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 16 पर जीत हासिल की। शिवसेना यूबीटी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा, 20 सीटें जीती, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए केवल 10 सीटें जीती। दानवे ने यह भी संकेत दिया कि शिवसेना यूबीटी के कुछ उम्मीदवारों ने संगठनात्मक ढांचे में सुधार की जरूरत की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी खुद को मजबूत करने और भविष्य में 288 सीटों पर चुनाव लड़ने पर ध्यान केंद्रित करेगी। दानवे ने पूर्व शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास हर राज्य में कई शिंदे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो फेंक देती है। भाजपा नेतृत्व वाली महायुति में अब मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही है। भाजपा ने सबसे अधिक 132 सीटें जीती हैं, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी क्रमशः 57 और 41 सीटें जीती। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एकनाथ शिंदे ने कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के निर्णय को स्वीकार करेंगे। बहुत जल्द ही राहुल गांधी एक ऐसे तूफान में फंसने वाले हैं जिससे निकल पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार ने उनके लिए तारीख भी तय कर दी है और वो तारीख है 19 दिसंबर। इस दिन राहुल गांधी की पूरी सियासत पर पूर्ण विराम लग जाएगा और ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी भारत नहीं बल्कि इंग्लैंड के नागरिक हैं। असल में राहुल गांधी पर यूके की नागरिकता ग्रहण करने के गंभीर आरोप हैं। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए राहुल गांधी को न सिर्फ संसद की सदस्यता गंवानी पड़ेगी बल्कि वे न तो कभी चुनाव लड़ पाएंगे और न सियासत। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वो इस पर विचार कर रहा है, क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। केंद्र 19 दिसंबर को अपने फैसले की जानकारी कोर्ट को देगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या फिर यूके के। भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता आधार पर उनकी नागरिकता रद्द किए जाने की मांग की जानकारी मिली है और ये प्रक्रिया में है। इसके पहले लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 अक्टूबर को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। दरअसल लखनऊ कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्रीय मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। इससे पहले जुलाई 2024 में इसी याचिकाकर्ता एस विघ्नेश्वर शिशिर की याचिका को कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि वो चाहे तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। और इसके बाद शिविर ने दावा किया कि सक्षम प्राधिकारी के दो बार शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन न होने पर उन्होंने फिर से याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा। कर्नाटक के रहने वाले एस विघ्नेश ने 12 सितंबर को जनहित याचिका दायर की। अमेठी सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम का नागरिक होने का दावा किया। शिशिर ने दावा किया, उन्होंने मामले की गहन जांच की और कहा कि उन्हें जो गोपनीय जानकारी मिली उससे पता चला कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और एस विघ्नेश शिशिर ने सीबीआई जांच की मांग के साथ ही राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द किए जाने की मांग की। विघ्नेश का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कई गोपनीय दस्तावेज भी कोर्ट के सामने रखे जिनका खुलासा वे फिलहाल नहीं कर सकते।
अपमानजनक हार के बाद एमवीए के भीतर विचारधारा को लेकर असंतोष शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे और एनसीपी से ज्यादा असंतोष शिवसेना यूबीटी में उभरा। उद्धव ठाकरे पर गठबंधन छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है। शिवसेना यूबीटी के 20 विधायकों ने गठबंधन छोड़ने का आग्रह किया। इनमें से 1 दर्जन से अधिक विधायक इतने उतावले दिख रहे हैं कि फैसला और ऐलान तुरंत कर दिया जाए। ये विधायक चुनाव लड़कर जीते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो चुनाव जीते नहीं, वे एमवीए में बने रहने के पक्ष में हैं। तर्क गढ़े जा रहे हैं और विधायकों को बताया जा रहा है कि अगर ये होता और वो नहीं होता तो हम चुनाव जीत जाते। इसमें विचारधारा को छोड़ने का कोई संकट नहीं, लेकिन विधायकों का मानना है कि शर्मनाक हार का एकमात्र कारण एमवीए की विचारधारा है, क्योंकि इस गठबंधन में रहने के चलते शिवसैनिकों को उनके मूल विचार हिंदुत्व से समझौता करना पड़ गया। लेकिन उद्धव ठाकरे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जैसे आदित्य ठाकरे, संजय राउत का मानना है कि अभी गठबंधन में साथ रहने में ही भलाई है। पर पार्टी में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। जाहिर है ये मंथन कब संघर्ष के रूप में बदल जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये मंथन लंबा खींचा तो विधायक पाला बदलने में वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके सामने उनका करियर है जिसे हिंदुत्व की विचारधारा पर चलते हुए बनाया गया है। विधानसभा चुनावों में मिली हार के चलते शिवसेना यूबीटी के बहुत से विधायकों का मानना है कि अब समय आ गया पार्टी स्वतंत्र राह अपनाए। अंबादास दानवे ने कहा कि अब अपने दम पर चुनाव लड़ने और किसी गठबंधन पर निर्भर न रहने का समय आ गया। शिवसेना कभी सत्ता का पीछा करने के लिए नहीं बनी थी, सत्ता स्वाभाविक रूप से आएगी जब हम अपनी विचारधारा पर अडिग रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में बहुत जल्द बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी पर राज करने वाली पार्टी ही मुंबई पर राज करती है। पार्टी में कुछ विधायकों का यह मानना है कि मुंबई में पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर हम अकेले लड़ते हैं तो शिंदे सेना को जो वोट कट्टर हिंदुओं के मिले वो वापस शिवसेना यूबीटी को मिल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ चुनाव लड़ने के चलते अविभाजित शिवसेना के कोर वोटर्स शिंदे सेना की ओर चले गए। इस पर सवाल ये उठता है कि क्या ये उचित समय होगा? बीएमसी चुनावों में ज्यादा समय भी नहीं बचा है। दूसरे, अगर शिवसेना के कोर वोटर्स बंटे हैं तो कांग्रेस और एसपी के चलते मुस्लिम वोटर्स का समर्थन भी बढ़ा है। बीएमसी में मुस्लिम वोटों की भूमिका का मोह छोड़ना शिवसेना यूबीटी के लिए मुश्किल लग रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में मिले शिवसेना यूबीटी को वोट शेयर, कुल जीते गए सीटों की बात करें तो इसे झटका ही कहा जाएगा। पर जब तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो उद्धव सेना को ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं महसूस होती। वोट प्रतिशत ये उम्मीद जताती है कि फिर मेहनत करके पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। शिंदे सेना को जो वोटों की बढ़ोतरी हुई वो एनसीपी के साथ हुई, मतलब ये वोट बीजेपी के थे। इसलिए अगर एमवीए छोड़कर उद्धव ठाकरे अपना अलग अस्तित्व भी बनाते हैं तो कोई खास उम्मीद नहीं जागती। ये भी हो सकता है कि उल्टा वोट प्रतिशत और कम हो जाए। शिवसेना यूबीटी की हार के पीछे विचारधारा का अंतर्विरोध काम कर रहा था, पर यह कितना सही है ये कहा नहीं जा सकता। शिवसेना यूबीटी के एक नेता ने कहा कि एमवीए में अंतर्निहित विरोधाभास है। यह बीजेपी और शिंदे शिवसेना का विरोध करने के लिए बनाया गया गठबंधन है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से एक सुसंगठित गठबंधन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की जिद और कांग्रेस के अड़ियल रवैये के कारण संसद का सत्र लगातार चौथे दिन नहीं चल पाया। राहुल गांधी सिर्फ अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को संसद में घेर रहे हैं, पर अब ये ज्यादा दिन और नहीं चलने वाला, क्योंकि अब वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन के 2 प्रमुख दलों तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम तो पहले ही इस मसले से खुद को अलग कर चुके हैं। शरद पवार न पहले कांग्रेस के साथ थे और न अब हैं। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। टीएमसी और माकपा को अपने राज्यों के विकास की चिंता है, तो समाजवादी पार्टी को संभल हिंसा जैसे मुद्दों पर बात न होने की चिंता। टीएमसी और सीपीएम ने स्पष्ट संकेत दिया कि वो अडानी के मामले में राहुल के साथ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने तो यहां तक फैसला ले लिया कि शीतकालीन सत्र के दौरान ऐसे किसी भी मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देनी जिसे कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। केरल सरकार ने बंदरगाह के विकास के लिए अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया, इसलिए सीपीएम को भी खालिस राजनीति के लिए अडानी विरोध समझ में नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, पर यह निश्चित है कि अभी वो अडानी के मुद्दे पर खुलकर साथ नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी आखिर क्यों अडानी के खिलाफ जबरन माहौल बनाना चाहते हैं। टीएमसी ने कांग्रेस से 2 टूक में कह दिया, अडानी का मुद्दा बहुत हो गया, हम चाहते हैं कि इसके अलावा जनता से सीधे जुड़े मुद्दे भी हैं जिन्हें हम उठाना चाहते हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अडानी मुद्दे पर सदन में विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे के कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं। सदन में हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पा रही। अभिषेक बनर्जी ने संसदीय दल की बैठक में सभी को हिदायत दी कि तृणमूल को अडानी मुद्दे से दूरी बनाकर चलना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य सरकार और अडानी विझिंजाम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते को साइन किया। विजयन ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ये उपलब्धि समग्र विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अडानी के मुद्दे पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या डीएमके, कोई भी अडानी के खिलाफ एक बार भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है।
समाजवादी पार्टी ने भी सदन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस वाला कमान को सीधे तौर पर समझाया है। दरअसल विपक्ष को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अडानी को मुद्दा बनाने के बाद भी कांग्रेस को कोई सफलता न मिलने से लोगों को लग रहा है कि ये मुद्दा बेकार है। विपक्ष को पता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल विमान की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, पर जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल ने लोकसभा चुनाव 2019 का कैंपेन राफेल के कथित भ्रष्टाचार पर केंद्रित किया और चौकीदार चोर है कैंपेन चलाया, लेकिन इसका पार्टी को फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी को अडानी मुद्दे पर न जनता से और न ही साथी दलों का जोरदार समर्थन मिल पा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। सभी को लगता है कि राहुल गांधी अपने तो अडानी के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के नेता उसी अडानी का स्वागत करते नहीं थकते। दूसरी बात, अडानी पर आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा जिससे ये पता चल सके कि उससे देश या जनता का कोई नुकसान हुआ। अमेरिका ने जो आरोप लगाए हैं उससे पब्लिक को ऐसा लगता है कि विदेशों से पैसा लाने के लिए कुछ किया गया होगा। दूसरे, इसमें भी अधिकतर कांग्रेस नेता ही फंस रहे, इसलिए लोग राहुल की बात पर जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे। ज्यादा दिन नहीं बीते, हाल ही में आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने हर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के 20-20 हजार समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने को कहा। आतिशी ने यह आरोप पूरी नौटंकी के साथ लगाया। तब लोगों को लगा कि यह आम आदमी पार्टी का एक पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन अब पता चला कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी की गहरी चाल छिपी है। असल में आम आदमी पार्टी दिल्ली में घुस आए अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम गुपचुप तरीके से वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर शामिल करवा रही है। इसके पहले दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस को जब आदेश दिया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी अवैध घुसपैठी का नाम मतदाता सूची में ना आ पाए, तब आम आदमी पार्टी ने एलजी के इस आदेश का आश्चर्यजनक रूप से समर्थन किया था। लेकिन एलजी के आदेश से आतिशी मरलेना के आरोपों को अगर जोड़कर देखा जाए तो इसके पीछे केजरीवाल के बड़े खेल का खुलासा होता है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद बीजेपी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। अध्यक्ष रामनिवास गोयल द्वारा नियम 280 के तहत उठाए जाने वाले मुद्दों को सूचीबद्ध सदस्यों द्वारा पढ़ा हुआ समझा जाने की घोषणा के बाद विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायक सदन के बाहर चले गए। दिल्ली विधानसभा एलओपी विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी आप दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी वोट बनवा रही है और उन्हें शरण दे रही है। दिल्ली में अपराध का बड़ा कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वे महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपराधी को शरण देने वाले सीएम के इशारे पर सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई। निर्भया के लिए बजट इतना ज्यादा रखा और महिला सुरक्षा पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण ज्यादा होने से आपातकाल लग गया है, फिर भी आम आदमी पार्टी इस पर बात नहीं करेगी। हम ये सारे मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि दिल्ली में एनआरसी लागू कर सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाए। हम शीश महल पर चर्चा करना चाहते हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार सिर्फ 1 महीने के लिए 10,000 करोड़ रुपए कैसे मांग रही है। भाजपा नेता ने कहा कि इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं। हम संसद में सीएजी की रिपोर्ट चाहते हैं। हमने हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई की अपील की थी, क्योंकि ये आखिरी सत्र है और अब रिपोर्ट जारी करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।